नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे से हो। केम छो मजामा? चलो, हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ चुके हैं, क्रिटिसिज्म वगैरह कुछ पढ़ लिया था। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर क्या है? अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, पहला फीचर। ठीक है, कि ये लेंथीएस्ट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये एक तो लेंथीएस्ट है, दूसरी इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अनरिटन नहीं है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन है, वर्बली चीजें हैं। बट जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो या इंडिया का है या अमेरिकन है। ठीक है। और इंडिया का सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोलते हैं। ओरिजिनली 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो क्या क्या चीजें थी? प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, उनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और 8 स्केड्यूल्स थे। प्रेजेंटली 2019, अब जो टाइम पीरियड चल रहा है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है, 12 स्केड्यूल्स है 2019 में। और जो वेरियस अमेंडमेंट्स हुई, हमने बहुत सारी अमेंडमेंट्स की हैं, अभी तक चली। 1951 में डिलीट हुआ, कुछ चीज़ें डिलीट हुई, कुछ ऐड ऑन हुई, कुछ चीज़ों को हमने अमेंड किया। जैसे पंचायती राज लाया, लोकल गवर्नमेंट्स म्यूनसिपैलिटीज ले आए, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाया। ये क्या कब हुआ? आफ्टर द, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद। ठीक है। और कोई भी, कोई नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैव सो मेनी आर्टिकल्स। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के इतने ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है। इसको एलिफेंट साइज का भी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चार मेन फैक्टर्स हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर, क्योंकि बहुत वास्टनेस है, डाइवर्सिटी है जियोग्राफिकली भी हमारे इंडिया में। ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्टर, हमने हिस्टोरिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 वाला, वहां से बहुत सारी चीजें ली हैं, जो चीजें इस चीज को बल्कि बना देता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट और सेंटर का। डोमिनेंस ऑफ लीगल luminaries in the constitution assembly। और कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस भी नहीं है, डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है, और मैटर करता है मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। ठीक है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशंस हैं, इस्टेब्लिश करता है पॉलिटिकल कन्वेंशंस को। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है इटसेल्फ इंडिया का ये। ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया। एक अनाउंसमेंट है, वो मैं वीडियो के बीच में करूँगी, बट आपको ये वीडियो देखनी है और वो अनाउंसमेंट सुननी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना। ओके। The Constitution of India has borrowed most of its provision from the Constitution of various other countries, as well as from the Government of India Act 1935। अब ये जो चीज़ें हमने बोरो की हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरी कंट्रीज से, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये क्या है? इसका मतलब क्या, हम एक ही चीज़ पे रिलाय नहीं रहे। हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, फिर उसमें से अच्छी चीज़ें छांटी। जो अच्छी चीज़ें हमारे इंडिया के हिसाब से सुटेबल नहीं थी, उसको हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से डाला है। तो डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर, proudly acclaimed that the constitution have been India of India has been framed after ransacking all the constitution of the world। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के, पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के बनाया हुआ है। ठीक है। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू ए लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़ा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बहुत सारी चीजें हमने 1935 के एक्ट से ली हैं। Philosophical part, fundamental rights, DPSP is derived from the American Constitution and Irish Constitution। अमेरिकन से फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी से कहाँ से लिए? इरिश से लिए। Political part of the constitution, the principle of cabinet government and the relations between executive and the legislature। जो हमारी पॉलिटिकल
कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रिंसिपल है, कैबिनेट है, रिलेशन है एग्जीक्यूटिव के साथ, लेजिस्लेचर्स के साथ, ये कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। Other provision of the constitution have been drawn from the constitutions of Canada, Australia, Germany, USSR, France, South Africa, Japan and so on. बहुत सारी चीजें ली हैं हमने, कनाडा से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, जर्मनी से लिया, यूएसएसआर से लिया, फ्रांस से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, जापान से लिया, और बहुत और भी बहुत कुछ है। The most profound influence in material sources of the constitution in the अब बहुत जो इन्फ्लुएंस है और मटेरियल जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब ज्यादा है वो कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। वहां से क्या है? फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नेंस, इमरजेंसी पावर्स, पीएससीज, पब्लिक सर्विस कमीशंस, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं? आर्टिकल सॉरी, इंडियन एक्ट 1935 से। हाफ ऑफ द प्रोविजंस जो आइडेंटिकली या हमने क्लोज रिजेम्बलेंस किससे ली हुई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक ही से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। एक तो रिजिड है और फ्लेक्सिबल भी है। Sometimes it is very blunt or sometimes it is very rigid. Flexible constitution on the other hand it can be amended in some manners. Ordinary laws जो है, अब ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो फ्लेक्सिबल है, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? नाइदर रिजिड नॉर ए फ्लेक्सिबल। ठीक है, ना ही ज्यादा रिजिड है ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब मिक्सचर है ये। आर्टिकल 368 provides two types of amendments, दो types of amendments है। Some provisions can be amended by special majority of the parliament. कुछ provisions जो है वो कैसे amendment होती है? स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, पार्लियामेंट की। दैट इज 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट, जो भी दो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए दोनों हाउस में। वोटिंग होगी, प्रॉपर मेजोरिटी आपकी देखी जाएगी, फिर कोई बिल आर्टिकल 368 के अंदर, ये पहला प्रोविजन है। सम अदर प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ में क्या होता है, सिर्फ हाफ ऑफ द स्टेट से ही, कुछ ही स्टेट से ही, मतलब सिंपल मेजोरिटी, हाफ ऑफ द स्टेट से ही लेके या सिंपल मेजोरिटी से ही हमारे लॉज अमेंडमेंट हो जाते हैं। वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो गया, उसके थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। फेडरल सिस्टम ऑफ विद यूनिटरी बाइस। अब फेडरल सिस्टम है, फेडरल मतलब एक सेंटर पावर है, वो अलग अलग चीजों को, अब ये पूरा फेडरल नहीं है, ये कॉसी फेडरल है। कॉसी फेडरल किसने कहा था? केसी वेयर ने। बार्गेनिंग ऑफ फेडरलिज्म किसने कहा? मॉरिस जॉन ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? ग्रैनविल ने। यूनिटरी इन स्पिरिट, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिट इन स्पिरिट। अलग अलग भी है बट यूनिट भी है हमें, एक स्पिरिट भी है, ठीक है। अब आप बाकी स्टेट्स में क्या है? फेडरलिज्म में अलग अलग हर एक स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा तो एक ही है ना, हमारा तो अलग अलग नहीं है। हमारे में सेंटर स्ट्रांग है, स्टेट्स की पावर है, बट सेंटर समहाउ कुछ चीजों में स्ट्रांग है, जैसे सेंटर के हाथ में डिफेंस है, स्टेट्स के हाथ में कभी भी डिफेंस नहीं जाता है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप हम इंडिया में अलाउ ही नहीं है। ये नहीं है कि अगर कोई एमपी में रहता है तो उसके पास एमपी की सिटीजनशिप होगी, कोई जम्मू कश्मीर में रहता है तो उसके पास जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप होगी। नो, वी आर वन, वी आर इंडियंस, वी हैव वन सिटीजनशिप, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या ऑप्ट करता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन। अब जो पार्लियामेंट्री ब्रिटिश, हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये हमने ब्रिटिश से लिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है? प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट भी है हमारा। ये कोऑपरेटिव किसकी प्रिंसिपल पे है? कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द, दो चीजों की कॉपरेशन किसमें और कोऑर्डिनेशन किसमें होनी चाहिए? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन्स में। Presidential system is based on the doctrine of separation of powers between the two organs.
दोनों के ऑर्गन्स की जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, दोनों की अलग अलग जो पावर्स है, उन दोनों पावर्स के बीच की जो सेपरेशन है, उसके हिसाब से हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है। ठीक है, दो फीचर्स हैं। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसे क्या कहते हैं, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। ये हमारे स्टेट्स में भी है। ठीक है, फीचर्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल भी है, जिस सिर्फ नाम का है, एंड रियल जो काम करते हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल, आज पार्टी रूल भी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप जो मिनिस्टर्स की है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट, लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की कहाँ पे, सेंटर पे। चीफ मिनिस्टर्स की क्या होगी, अपनी अपनी स्टेट्स में होगी। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा या असेंबलीज जो होती हैं हमारी, हर एक स्टेट की अपनी एक असेंबली होती है। ब्रिटिश पैटर्न, सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडियन जो पार्लियामेंट है वो कोई सॉवरेन बॉडी नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह। इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड, इंडियन स्टेट जो है वो क्या है, इलेक्टेड हेड है, वो रिपब्लिक है। while the British state has hereditary head monarchy, ब्रिटिश स्टेट की क्या है, क्या हेरिडिटरी है, मोनार्क है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज become so significant and crucial that the political scientists like to call it prime ministerial गवर्नमेंट। हम इसे क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट है यहाँ इंडिया और ब्रिटेन में। अब हम जब यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, बट ब्रिटिश में आज भी मोनार्क से जो हेरिडिटी चलते आ रहे हैं, हिज मेजेस्टी 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 मेजेस्टी, नेम ऑफ मेजेस्टी, हमारे प्रेसिडेंट से जो हम हर 5-6 साल के बाद अपने 5 साल के बाद इलेक्ट करते हैं उनको, जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट is synthesis of parliamentary and sovereignty of judicially supremacy। दोनों का मिक्सचर है। पार्लियामेंट के पास अपनी सॉवरेनिटी है, अपनी एक संप्रभुता है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी है। जुडिशियल हमारे यहाँ सुप्रीम है। जुडिशियल रिव्यूज आते हैं, कोई पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ, एक्ट पास हुआ, कुछ अमेंडमेंट हुई, तो उसके ऊपर एक जुडिशियल रिव्यू आता है कि वो सही भी है लोगों के लिए कि नहीं। फिर इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब क्या है, 3 ऑर्गन जमीन हमारे, एक तो आ गया जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, 3 ऑर्गन है। ये दोनों तीनों इंटीग्रेटेड भी हैं, और अलग अलग इन तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है। इस चीज में ये बताया गया। फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, सबको पता है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये क्या है, प्रमोट क्या करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इन आर्टिकल्स में। किसी टाइम जब इमरजेंसी का टाइम होता है तो सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के। कुछ रिट्स हैं, हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, कोवरेंट, तो ये सब जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना, उनके बीच में सब आएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, कुछ अगर कॉन्स्टिट्यूशन से गलती हो जाती है या कोई जुडिशियल रिव्यू में कुछ गलती हो जाती है, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, डीपीएसपीज हैं, ये नोवल फीचर कहा जाता है इसे, ये पार्ट 4 में है। इनके बारे में भी, अब ये कब आए इसे मिनर्वा मिनर्वा मिल केस 1980 में क्या कहा गया था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स इन द डीपीएसपी। डीपीएसपी में वो चीजें हैं जो इन फ्यूचर जब
हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ से चीज़ें उठा के वो लॉज या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं अपने लॉज में, या उनको फंडामेंटल राइट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, दिस, और ये जो डीपीएसपीज है ना, ये क्या है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। हमें अपनी इंडिया को कैसे ग्रो करवाना है, उन सब के बारे में बात कर रहा है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कब क्या ड्यूटीज हैं, ये कब आई थी, इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे 1975 से लेकर 77। देखो कितनी अमेंडमेंट हुई, ये तब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। और किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2002 में ऐड वन मोर फंडामेंटल हमने ड्यूटी ऐड कर दी 2002 में, 2002 में। यहाँ से ही उठा के फंडामेंटल ड्यूटी से उठा के ड्यूटीज में बताया गया कि हम क्या काम, हमारे क्या काम है, जो सिटीजन है उनके क्या काम है, उनको क्या करना है। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि इंडिया का खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है। इंडिया हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे मल्टी रिलीजन्स हैं। सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था प्रियम्बल में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, इंडिया बिलीव करता है कि लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप जो सिक्योर करती है सब सिटीजन्स की। आपने कभी सुना कि इंडिया में मना किया गया कि हाँ नहीं आप ये रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, आप वो रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते? हर कोई अपना अपने हिसाब से हर रिलीजन को फॉलो कर रहा है। अच्छा, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, आर्टिकल 14 की बात होती है। नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15। हर एक को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है अंडर आर्टिकल 16। ऑल पर्सन इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज। हर अपनी अपनी फ्रीडम है उसको, कोई भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है किसी भी रिलीजन को, आर्टिकल 25। एवरी रिलीजियस on domination or any of its section shall have the right to manage its religious affair, article 26 के बारे में। No person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of a particular religion। कोई भी कंपेल नहीं करेगा किसी को भी पे करने के लिए टैक्सेस या प्रमोशंस के लिए। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं होगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 28 के अंदर कोई भी सेक्शन, एनी सेक्शन शेल हैव राइट टू कंजर्व इट्स, हमें राइट है, हम अपनी लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, स्पिरिट, कल्चर, स्क्रिप्ट, उसको बचाने के लिए आर्टिकल 29 में आता है। माइनॉरिटीज की बात करता है आर्टिकल 30। इन सब के बारे में सब कुछ डिटेल्ड में हम आगे पढ़ते जाएंगे जब फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब कुछ आता जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है कि सबके लिए एक ही लॉ होगा। ठीक है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जो है वो इन सेकुलरिज्म, वो क्या है, रिलीजन और स्टेट को अलग, मतलब कंप्लीट सेपरेशन है उनमें। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कॉन्सेप्ट ये ऐसा एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मल्टी रिलीजन है। तो मल्टी रिलीजियस कंट्री होने की वजह से यहाँ पे हर एक स्टेट बोल रही हूँ, हर एक रिलीजन की अपनी एक रिस्पेक्ट है, एक प्रोटेक्टिंग रिलीजन से इक्वली। हाँ, मुझे पता है मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, मैं एंड में करूँगी। हम अभी पढ़ लेते हैं, मुझे याद है मुझे अनाउंसमेंट करनी है। एंड वन मोर थिंग, एक दो दिन के अंदर ना मैं दिन में दो दो या तीन सब्जेक्ट्स एक साथ उठा लूँगी। पॉलिटी चल रहा है, हिस्ट्री प्लस आपका इकोनॉमी, तीन सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, जितना हम पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं इजीली, बस उतना ही। अब यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज पहले क्या था, 21 साल एज थी, अब इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 18 साल। ये कब हमने अमेंड किया था, वोटिंग एज 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। यूनिवर्सल
एडल्ट फ्रेंचाइज ना ये नहीं कहती कि ये लड़की है तो वोट नहीं दे सकती। जो भी 18 साल का है, जो भी पर्सन 18 साल का है वो इलेक्शन कमीशन में जाके ऑनलाइन या अपना इलेक्शन कार्ड बना के वोट कर सकता है, स्टेट में भी और सेंटर के इलेक्शंस में भी। सिंगल सिटीजनशिप से मैंने ऊपर भी बताया आपको, ऊपर सॉरी पहले भी बताया कि यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है और एक ही सिटीजनशिप है। हर एक स्टेट की अपनी अपनी सिटीजनशिप्स का कोई भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिपेंडेंट बॉडीज है जैसे इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ये सब पढ़ेंगे हम। यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, और भी बहुत सारी है। इमरजेंसी प्रोविजंस है, नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वॉर पे कब लगती है, इन एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे, आर्म्ड रिबेलियन आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल जब स्टेट में आता है आर्टिकल 356, और फेलियर जब सेंटर की होती है तो 365। स्टेट में 356, सेंटर में 365, 56 का उल्टा 65, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर लगती है, जब मतलब पैसे खत्म हो जाए, हमारे पास पैसों की किल्लत आ जाए, तो आर्टिकल 360 होता है, वैसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर 3 टैग गवर्नमेंट आई, बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंड रही थी 74th एंड 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। 3 टाइम गवर्नमेंट थी बलवंत राय कमेटी, पता है नहीं पता है, कोई बात नहीं, जब आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता सब पढ़ेंगे। तो हमने 73rd में क्या था, रूरल शहरों की बात हो रही है, रूरल सॉरी गाँव की बात हो रही है, पंचायत की बात हो रही है। 74th अमेंडमेंट एक्ट में हमने म्यूनसिपैलिटीज अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात की है। तो ये पार्ट 9A में आया, ठीक है, और ये इसको कौन से शेड्यूल में डाला गया, 12th शेड्यूल में। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई, कब आई, 2011 में, अभी भी आई है, और इसे पार्ट 9B में डाला गया। और आर्टिकल 243 ZH से लेके 243 ZT तक हमने इसको दिया गया। और इसको कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर लाया गया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। अब कोई चीज़ है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होगा, है ना, मैंने किसी बार बोला कोई अच्छी चीज़ है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पूरा ही खत्म कर देंगे। एंड फिर हमारा मेन प्रियम्बल शुरू हो जाएगा। एंड द अनाउंसमेंट इज दैट 3rd of March को सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में ऑनलाइन आऊँगी। ऑनलाइन तो आऊँगी, ऑनलाइन मीन्स मैं लाइव आऊँगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, कुछ क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी, और मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आऊँगी और मेरा फेस रिवील होगा, सब कुछ, और आप मेरे बारे में जान पाओगे कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, दैट्स इट। और मैं बहुत बहुत वेट कर रही हूँ 3rd March का। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।